Hello dear students, this is the next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. क्लियर है? ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो हमें लास्ट में हमारे पास हेनरी मोजले के द्वारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के टाइम में जो या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं. जो ये टेबल है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस टेबल में क्या क्या मेरिट्स हैं इसके, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या फ़ायदे हो रहे हैं इससे, क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो ध्यान से समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. जो ये लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आप इसको बोल सकते हो. इसके फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फीचर्स में क्या क्या है देखो. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. क्लियर है? ये हम कुछ बातें डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी. अब हम एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कोलेक्टिवली टर्म्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. मतलब मोस्टली आपको जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी की पूरी टेबल को. तो जनरली हम कहेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कोलेक्टिवली टर्म्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. These are also known as the main group elements. आप इनको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कोलेक्टिवली एक साथ जो है मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. ये कोलेक्टिवली वर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि आप अकेले एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप नहीं कह सकते, अकेले पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव या एस ब्लॉक नहीं कह सकते हो, पी ब्लॉक नहीं कह सकते हो. इकट्ठे एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स collectively termed as representative elements और main group elements. क्लियर हो गया? नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उनको कहा जाता है. क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट उनको? क्योंकि वो लाई करते हैं इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यही कहा था. और उनकी प्रॉपर्टी लाई करती है किसकी प्रॉपर्टी के बीच में? एस और पी ब्लॉक प्रॉपर्टी के बीच में. पर अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं हम? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डी ऑर्बिटल में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फुलफिल्ड ना हो. क्या हो? फुलफिल्ड ना हो डी के अंदर. तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. इसको एक बार हम पॉइंट को क्लियर करते हैं. देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं. वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल बोथ आर इनकम्प्लीट. जो वैलेंस शेल होती है, लास्ट शेल या पेनल्टीमेट शेल होती है, वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, उनको बोलते हैं. देखो ये वैलेंस शेल या पेनल्टीमेट शेल क्या है इसको जरा डिस्कस करते हैं. देखो अभी हमने यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करा. अब एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये लिखी हुई है n-2 F1 to 14 n-1 D01 और ns2. एक ब्लैंक स्लाइड में देखते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछूं तो क्या बताओगे आप लोग? याद हो चुकी होगी आपको, जल्दी से बताएंगे. n-1 D1 to 10 ns1 to 2. वेरी गुड. ये होगी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स. यहाँ पे ns1 to 2 लिखने का मतलब क्या? या तो ns1 होगा या ns2 होगा. सिंपल है. क्लियर? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप लिखना चाहेंगे तो n-2 F1 to 14 n-1 D1 01 और ns2. क्लियर? देखो n का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल. n का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल, हाईएस्ट नंबर की शेल जिसे हम पीरियड डिस्कस करते हैं. तो n क्या है? हाईएस्ट नंबर की शेल है. तो यहाँ पे ये n है. कलर चेंज करते हैं एक सेकेंड. ये n है तो ये लास्ट शेल हो गया. जो लास्ट शेल होती है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है n-1. n-1 मतलब
लास्ट शेल से एक पहले वाली, मान लो लास्ट शेल हमारे पास 4 है तो उससे एक पहले वाली कौन सी होगी, 3 होगी। अगर ऐसे लास्ट शेल अगर 6 है तो उससे पहले वाली एक शेल कौन सी होगी, 5 होगी। इस तरीके से रहेगा। तो ये n तो क्या है, लास्ट शेल है, वैलेंस शेल भी बोलते हैं लास्ट शेल को। और n-1 क्या है, लास्ट बट वन, लास्ट बट वन, लास्ट से एक पहले वाली, सेकंड लास्ट भी बोल सकते हैं। और इसको हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे NS मतलब लास्ट शेल है, वैलेंस शेल हो गया, वैलेंस VALENCE, वैलेंस शेल। उससे एक पहले वाली n-1 पेनल्टीमेट शेल, अभी ऊपर डिस्कस करा। और उससे भी एक पहले वाली लास्ट बट टू, n-2, लास्ट बट टू, थर्ड लास्ट भी बोल सकते हैं हम, n-2, इसको एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। एक सेकेंड देखो, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, और एक हमने पढ़ा अभी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, और एक हमने पढ़ा अभी एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। क्लियर, ओके। जो वैलेंस शेल है वो तो होगी n, पेनल्टीमेट एक पहले वाली मतलब n-1, और एंटी पेनल्टीमेट मतलब n-2। क्लियर हो गया। अब ध्यान रहेगा, लास्ट शेल वैलेंस शेल, लास्ट बट वन मतलब सेकेंड लास्ट पेनल्टीमेट, और लास्ट बट टू मतलब थर्ड लास्ट एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर हो गया। तो डी ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, डी ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कैसे लिखते हैं हम, n-1 D 1 to 10 NS1 और 2 ऐसे लिखते हैं। क्लियर, ओके। अब इसमें अगर डी सब शेल के अंदर फुलफिल ना हो, मतलब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अगर ना आए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 9, मतलब फुलफिल ना हो डी सब शेल, तब हम उनको कहेंगे क्या, ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहेंगे उसको हम, ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। क्लियर है, ये आपने नोट करना है, और मोर साइंटिफिक वे से आप इसको +2 क्लास में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझो कि डी ब्लॉक हम क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस लाई इन बिटवीन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। सिर्फ इतना नोट करेंगे। उसके बाद आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर मतलब, इनर ट्रांजिशन मैंने आपको बताया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन के बीच में ही लाई करते हैं। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, एंड दीज लाई इन बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, के बीच में ही लाई करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में कहाँ लाई करते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, जस्ट ए सेकेंड बेटा, ये देखो जूम कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, एक सेकेंड, यहाँ देखो कलर चेंज, ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान से देखो, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि La लिखा हुआ है लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, और उसके नीचे लिखा हुआ है एक्टिनियम और एटॉमिक नंबर 89। तो लैंथेनम के आगे स्टार लगा हुआ है और एक्टिनियम के आगे जो है प्लस का निशान लगा रखा है, ध्यान से देख सकते हैं आप। तो देखो ये जो स्टार लगा हुआ है, फिर नीचे स्टार लगा करके लिखा हुआ है लैंथेनाइट सीरीज, और ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और ऐसे ही एक्टिनाइट सीरीज के आगे प्लस का निशान है, तो उसके आगे भी प्लस लगा करके एक्टिनाइट सीरीज नीचे अलग से लिखी हुई है। क्लियर, देख पा रहे हैं आप, ध्यान से देखो, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये एलिमेंट्स देखो, आपने लिखा लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 है, और उसके आगे देखो हाफनियम लिखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, मतलब 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर इसी के बीच में लाई करता है, जिसको हमने नीचे दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो 58 सीरियम से लेकर के 71 लुटेटियम तक नीचे दिखाया हुआ है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहा गया है इनर ट्रांजिशन। क्या कहा गया है इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा गया है। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्लियर हो गया? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स collectively termed as the representative elements और मेन ग्रुप एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं. उसके बाद मेटल्स. मेटल्स कहाँ पर रखे हुए हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? हमने देखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एज अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. तो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में है जनरली और मिडल में भी हमें क्या मिलेंगी? मेटल्स मिलेंगे. तो मेटल्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इन ऑल्सो इन द मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के मिड में भी हमें क्या मिलेंगे? मेटल्स मिलेंगे. ये मेटल्स कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं. मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड होती हैं, सॉलिड होती है, मेलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लस्चरस होती हैं. ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट रहेगा इसका कि जैसे मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं तो नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे हमें पीरियोडिक टेबल में? राइट हैंड साइड में मिलेंगे. क्लियर हो गया? और ये कैसे होते हैं नॉन मेटल्स? जनरली कुछ मेटल्स इसमें से सॉलिड हो सकते हैं, कुछ लिक्विड और कुछ गैस होते हैं. क्लियर है? तो जनरली सॉलिड रहेंगे. कुछ उसमें जैसे नोबल गैसेस हैं तो वो गैस की फॉर्म में रहेंगी और कुछ लिक्विड भी होते हैं. ओके, मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स जो प्रेजेंट ऑन द जिग जैग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एक जिग जैग लाइन बनती है और उसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में वो लाई करते हैं, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब हो गए. टेबल में देखो, अभी दिखा देते हैं आपको कि मेटलॉइड्स कहाँ पर हैं. ये देखो यहाँ पर एक ये जिगजैग लाइन बना रखी है. देखो इस तरीके से ये क्या है? एक जिगजैग लाइन है. ये जो है इस जिगजैग लाइन में बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सभी क्या है? आपके मेटलॉइड्स. क्या है? ये सभी आपके मेटलॉइड्स. क्लियर हो गया? ओके, आई होप आपको ये मेटलॉइड्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड पे. ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखो. अभी यहाँ पर हमने कहा मेटल्स जनरली सॉलिड है, मेलेबल है, डक्टाइल, लस्चरस, कंडक्टर्स, सोनोरस. नॉन मेटल्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस में कह रहे हैं. तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आपको बताना है कि कोई मेटल बताओ जिसका जो कैसे है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर. वैसे तो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. पर क्वेश्चन क्या है? नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है. तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि सभी आंसर कर पा रहे होंगे कि आंसर क्या रहेगा उसका? मरकरी. क्या रहेगा? मरकरी. क्या आंसर रहेगा? मरकरी. 10th क्लास में आपने लिखा जी मरकरी. ठीक है, ये एक ऐसी मेटल है जो क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. क्लियर हो गया? पर अभी आपको सिंबल भी याद रखना है इसका. पूरी पीरियोडिक टेबल हम कर चुके हैं तो उसमें सिंबल भी आपको करवाए गए हैं. तो सिंबल क्या होता है मरकरी का? Hg. क्या सिंबल होता है? Hg होता है. क्लियर? इसी तरीके से एक नॉन मेटल बतानी है जो कैसे होती है? लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे. नेम अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो सभी आंसर कर पा रहे हैं बिल्कुल सही. ब्रोमीन. क्या है? ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आपको इसका सिंबल भी पता होना चाहिए. ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br. क्या होता है? Br. क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. 10th क्लास में पढ़ा था ये भी हमने. एक बार इनको ध्यान से देखो. पहले तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड रहेगी रूम टेम्परेचर पे, सिंबल रहेगा Hg. ऐसे ही ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड रहेगी रूम टेम्परेचर पे, सिंबल रहेगा Br. उसके अलावा कोई भी मेटल जो आपकी मरकरी के अलावा कोई लिक्विड नहीं होगी रूम टेम्परेचर पे. और ऐसे ही ब्रोमीन के अलावा कोई नॉन मेटल नहीं होगी जो लिक्विड होगी रूम टेम्परेचर पे. क्लियर है? ये नोट करेंगे. इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि कोई ऐसी नॉन मेटल बताएं. देखो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्चरस, डल कह सकते हो, जो शाइनी नहीं होते. पर एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताना है विच इज़ लस्चरस, जो कैसी होती है? लस्चरस होती है, शाइनी होती है. सो आंसर विल बी आयोडीन. क्या होगा? आयोडीन. आयोडीन कैसी होती है? लस्चरस होती है, शाइनी होती है. आयोडीन कैसी होती है? लस्चरस, शाइनी. ठीक है, और सिंबल क्या रहता है इसका? आई. आयोडीन कैसी नॉन मेटल है? लस्चरस, शाइनी. क्लियर? ओके,
चले आगे, ये सारे क्वेश्चन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है, इसमें स्लाइड आती है मेरिट्स, पढ़ दिया हमने मेटलॉइड्स वाला भी। उसके बाद मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं बेस्ड। देखो क्या मेरिट्स हैं इसके, अभी तक हमने फीचर डिस्कस कर लिए, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ये सारा। अब मेरिट्स की बात करते हैं, फायदे क्या क्या हो रहे हैं इससे। सबसे पहली बात तो ये सबसे फंडामेंटल बेस पर डिस्कस है, बेस्ड है, वो कौन सा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी डिस्कस की गई है, चूज की गई है, एटॉमिक नंबर। बाकी सभी जो इससे पहले पीरियोडिक टेबल थी उनमें क्या चूज किया गया था, एटॉमिक मास को चूज किया गया था। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी को चूज किया गया है, आधार बनाया गया है, बेस बनाया गया, वो कौन सी है, एटॉमिक नंबर। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इट्स एटम। अभी हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में देखा कि अगर हमें कोई एलिमेंट की पोजीशन बतानी है, ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है, सिंबल बताना है, तो वो हम आसानी से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बता पा रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो वो किससे रिलेट कर रही है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर रही है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इंटू ग्रुप्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स डू नॉट फॉल टुगेदर। क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं, तो जो सिमिलर एलिमेंट हैं, डिसिमिलर एलिमेंट हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट हैं वो सेम ग्रुप में लाई नहीं करते, एक साथ नहीं आते। जैसे कि जो आपके डी ब्लॉक में आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको कोइनेज मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल, जिसके क्या बनाए जा सकते हैं, कॉइन्स बनाए जा सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कोइनेज मेटल्स। कोइनेज, कोइनेज क्या होते हैं, जिनके सिक्के बनाए जा सकते हैं, कोइनेज मेटल्स। कोइनेज मेटल बोलते हैं हम, कौन कौन है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ये कोइनेज मेटल्स हैं, इनके सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो ये भी मेटल्स, पर ये अल्कली मेटल्स के साथ नहीं रखी जाती है, ट्रांजिशन मेटल में रखी जाती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि देखो है तो ये मेटल्स ही, पर ये ग्रुप्स में बट गए हैं, एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहे हैं, बिल्कुल आसानी से इनकी स्टडी हम कर पा रहे हैं। डिसिमिलर है, प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग है। ये कोइनेज है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि एस ब्लॉक के मेटल्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग हैं। ये डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं और इनको हम सेपरेट रख पा रहे हैं, किसकी वजह से, ग्रुप्स बन गए हैं, ब्लॉक्स बन गए, उसकी वजह से। क्लियर। तो लास्ट पॉइंट यही था, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स डू नॉट फॉल टुगेदर, एक साथ नहीं आते हैं डिसिमिलर एलिमेंट। ओके, नाउ डिफेक्ट्स, डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज के टाइम में जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, वो क्या क्या हैं जरा डिस्कस हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अनएबल टू इंक्लूड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन इट्स मेन बॉडी। एक तो मतलब हम लेंथेनाइड्स जो है, एक्टिनाइड्स जो है, इसको मेन बॉडी में नहीं रख पा रहे हैं अभी तक भी। उनको आपने अभी भी देखा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम नीचे लिखते हैं पीरियोडिक टेबल के, मेन बॉडी में उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा डिफेक्ट यही है कि इट इज़ अनएबल टू इंक्लूड लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन इट्स मेन बॉडी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, द प्रॉब्लम ऑफ द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द टेबल हैज़ नॉट बीन सोल्व कंप्लीटली। जो हाइड्रोजन की पोजीशन की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो अभी तक भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। क्या समस्या आ रही है, देखो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, जस्ट लाइक हेलोजन्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल जैसी भी शो कर सकता है और कुछ प्रॉपर्टी ये हेलोजन जैसी भी शो कर सकता है। तो इसको हम हेलोजन्स के साथ रखें या अल्कली मेटल के साथ रखें, ये पोजीशन अभी तक भी हाइड्रोजन की जो है एनोमलस है, मतलब अभी तक भी डिसाइड नहीं हो पाई है प्रॉपर तरीके से। हालांकि हम इसको ग्रुप नंबर फर्स्ट में सबसे ऊपर रखते हैं, पर हम इसको अल्कली मेटल कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर। तो एक ये इसके क्या रहेगा, डिफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, सिंबल He होता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2। क्लियर। अब 1s2 है, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें पता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम नोबल गैसेज में रखते हैं। क्लियर हो गया।
हालांकि जो बाकी नोबल गैसेज हैं, बाकी इनर्ट गैसेज हैं, उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP6 होती है। आप लिख करके देखें, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, इन सभी नोबल गैसेज की, इनर्ट गैसेज की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या मिलेगा, NH2NP6 मिलेगा। क्लियर है। अब बाकी सभी गैसेज की जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP6, पर हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, जो कि मैच नहीं हो रही है एक दूसरे से। ठीक है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हीलियम को एस ब्लॉक में रखना चाहिए था, सेकंड ग्रुप के अंदर, पर रखा हुआ कहाँ है, नोबल गैसेज में ग्रुप नंबर 18 में पी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं कह रही है कि पी ब्लॉक में आना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक डिफेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि एक डिफेक्ट है हीलियम को, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो नोबल गैसेज में रखा जाता है, पर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो पी ब्लॉक में नहीं आता है। ठीक है। तो ये क्या है, वो एक आप कह सकते हो ड्रॉबैक है, ये एक डिफेक्ट है इसका। क्लियर हो गया। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।